हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। वी आर बैक विद लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स दैट वी हैव स्टार्टेड। आई एम प्रोवाइडिंग यू दीज लेक्चर्स थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रिपल एस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब देखते हैं हम आगे बाकी सेक्टर्स का क्या सिनेरियो था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, जो फॉरेन ट्रेड था ब्रिटिश रूल के टाइम पे किस हालत में था। ठीक है, ओके। बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया वाज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स सच एज फाइन कॉटन, टेक्सटाइल्स, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया इट वॉज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंडिया इससे पहले एक्सपोर्टर था किन चीज़ों का? फिनिश्ड गुड्स का। इंडिया एक्सपोर्ट क्या चीज़ें कर रहा था? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि फाइनल कंजप्शन या फाइनल यूज़ के लिए रेडी हो। ठीक है, सिल्क टेक्सटाइल्स थे, फाइन कॉटन था, आयरन गुड्स जो आयरन के मेड गुड्स थे वो थे, वुडन गुड्स थे, या प्रीशियस स्टोन्स थे। ये कुछ गुड्स थे जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो भी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या हुआ। बट द ब्रिटिश एंडेड दिस एमिनेंस बाय परस्यूइंग डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। जो ब्रिटिश ने उसके बाद क्या किया, उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट की इंडिया में। वो ट्रेड पॉलिसी क्या थी? देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला कि ब्रिटिश ने एक टैरिफ पॉलिसी इंडिया में लाई जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। वो टैरिफ पॉलिसी क्या थी? पहले हम थोड़ा सा टैरिफ को डिफाइन करेंगे कि टैरिफ क्या होता है। कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा इस टर्म के बारे में। तो देखिए, टैरिफ जो होता है इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स। ये एक टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज करती है किन चीज़ों पे? ये उन आइटम्स पे की जाती है लेवी, ये टैक्स जो कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो प्रोडक्ट्स आती हैं उन पे जो गवर्नमेंट टैक्स लेवी करती है, इम्पोज करती है, उसको बोलते हैं हम टैरिफ, या उसको दूसरा नाम है इसका कस्टम ड्यूटी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम टैरिफ बोलते हैं। ये इस टैरिफ का यूज़ क्या होता है? गवर्नमेंट यूजुअली अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है एक कंट्री की, उसको सेव करने के लिए गवर्नमेंट इसको एज अ टूल यूज़ करती है। इसको एक एग्जांपल में आप एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। से फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, हम चाइना और इंडिया की एग्जांपल लेते हैं। दिस इज़ चाइना, दिस इज़ इंडिया। ठीक है, अब चाइना का आपको पता है कि चाइना के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स मेड बाय अदर कंट्रीज़। हम देखते हैं, देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स की। यहाँ पे चाइना जो एक्सपोर्ट करता है मोबाइल फ़ोन्स इंडिया को, यानी कि इंडिया उनको इंपोर्ट करता है। अब यही जो मोबाइल फ़ोन से इंडियन इंडस्ट्री भी, इंडिया में भी इसकी इंडस्ट्री है, इंडियन मेड फ़ोन्स भी आपको बाज़ार में मिलेंगे। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि जो मोबाइल फ़ोन है ये सेम क्वालिटीज़ के हैं। ठीक है, जो चाइनीज़ मेड फ़ोन है और इंडियन मेड फ़ोन है सेम क्वालिटी का है, लेकिन जो चाइना का प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट में जो बिकता है चीपर देन दैट इज़ चीपर देन इंडियन मेड मोबाइल फ़ोन। तो चाइना का हमें सस्ता मिलता है। अब एक कस्टमर को सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर सस्ता मिलता है, दूसरा महंगा मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो चीपर प्रोडक्ट है उसको ही परचेज करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर चाइना का प्रोडक्ट यहाँ पे चीपर है तो यहाँ पे डिमांड किस चीज़ की बढ़ेगी? चाइना के प्रोडक्ट की। तो इससे नुकसान किसको होगा? जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो इंडिया की मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है, उसको नुकसान होगा। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करना होगा अगेंस्ट चाइनीज़ इंडस्ट्री। ठीक है, चाइना के अगेंस्ट हमें अपनी इंडस्ट्री को सेव करना होगा, तो इंडिया यहाँ पे टैरिफ को कैसे यूज़ करती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ उसके बारे में। इंडिया क्या करेगी, जो चाइना से इंडिया इंपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स, उन पे इंडिया टैक्स बढ़ाएगा, टैरिफ बढ़ाएगा। उससे क्या होगा, जो इस पे टैक्स जो लगेगा चाइनीज़ फ़ोन्स पे, जो टैक्स बढ़ेगा उससे का ये होगा कि जो प्राइस है किन चीज़ों का, जो चाइनीज़ मेड फ़ोन्स है उनका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। आपको पता है कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ इनवर्स। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ता है तो अगर
से फॉर एग्जांपल प्राइस इतना था, डिमांड इतनी थी, अब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस यहाँ से यहाँ तक कम हुआ और डिमांड यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। तो अपोजिट इज द केस व्हेन द प्राइस विल बी इंक्रीज, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो उससे डिमांड कम होगी। तो यहाँ पे अगर टैरिफ बढ़ाया जाता है चाइनीज मेड फोन्स पे, तो उससे होगा क्या, उससे उनका प्राइस जो है वो इंडियन मार्केट में बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड कम होगी। तो यही तो चाहती थी गवर्नमेंट की, जो चाइनीज मेड फोन्स जो चीपर मिलते हैं यहाँ पे उनको महंगा कर दिया जाएगा, ताकि डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। सो दिस इज द वे हाउ टैरिफ्स आर यूज्ड एज अ टूल टू सेव द डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, ओके। अब देखिए, जो ब्रिटिश ने टैरिफ पॉलिसी इंडिया में जो अडॉप्ट की वो क्या थी। देखिए, दिस इज ब्रिटिश, दिस इज इंडिया, दिस इज ब्रिटेन, ठीक है। तो होता क्या था, इंडिया जो है, इससे पहले क्या था, ब्रिटिश जो जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, इससे पहले इंडिया एक्सपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी यहाँ पे लाई। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को फोर्स किया गया कि आप कुछ प्रोडक्ट्स जो है, मतलब फॉर एग्जांपल जो इंडिगो था, आपको इसकी प्रोडक्शन करनी है, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स को उनकी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता था। अब इंडिया इन चीज़ों को, अब ब्रिटिशर्स ये भी फोर्स करते थे इंडिया को कि आपको इंडिगो ही एक्सपोर्ट करना था, कहाँ, ब्रिटेन, ठीक है। तो हुआ क्या, जो टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिश ने अडॉप्ट की वो क्या थी, कि जो इंडिया यहाँ से करता था एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, और जो इंपोर्ट इंडिया करता था ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स, इन दोनों को कर दिया गया टैक्स फ्री, इन पे कोई टैरिफ नहीं लगाया गया, टैरिफ फ्री कर दिया गया इनको। तो इससे क्या हुआ, जो इन प्रोडक्ट, जो इंडिया का जो रॉ मटेरियल था उसका प्राइस जो था, जब टैरिफ कम था तो प्राइस भी कम था। इसी तरह से जो ब्रिटिश मेड फिनिश्ड गुड्स थे, उन पे भी कोई टैरिफ नहीं लगा, तो वो भी चीपर थे इंडियन मार्केट में, तो इनकी डिमांड भी इंडियन मार्केट में बढ़ गई। और जो इंडिया का जो क्या कहते हैं हम, रॉ मटेरियल, ये भी ब्रिटिश के जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे उनको भी ये चीज़ें सस्ती पड़ गई, तो वो भी इसको अच्छे से परचेज कर पाए और अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करते थे। सो दिस वाज वन साइड ऑफ द टैरिफ पॉलिसी। दूसरा चीज़ क्या किया ब्रिटिशर्स ने, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, जो फिनिश्ड गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करता था उन पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया गया, ताकि इनको डिस्करेज किया जाए। डिस्करेज कैसे, जब इन पे टैरिफ बढ़ाया गया, इनका प्राइस बढ़ गया, इनकी डिमांड मार्केट में कम हो गई। सो दीज वेर द टू साइड्स ऑफ द टैरिफ पॉलिसी दैट वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। तो इससे फ़ायदा किसको हुआ, जो ब्रिटिश की इंडस्ट्री थी उनको फ़ायदा हुआ, और नुकसान हुआ जो इंडिया की इंडस्ट्री थी, जो इंडिया कुछ एक्सपोर्ट करता था कुछ चीज़ें, उनको नुकसान हुआ क्योंकि उनका प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई। सो दिस वाज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी दैट वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश, ठीक। तो अब देखिए, तो अब इंडिया का क्या हाल हुआ, इंडिया बिकेम ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया इससे पहले एक्सपोर्टर किन चीज़ों का था, फिनिश्ड गुड्स का, जो कि फाइनल यूज़ के लिए गुड्स रेडी होती थी, उनका इंडिया नेट एक्सपोर्टर था। अब इंडिया किस चीज़ का एक्सपोर्टर बन गया, रॉ मटेरियल का, क्योंकि जो फिनिश्ड गुड्स थे उनकी अब डिमांड कम होगी ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब इंडिया रॉ मटेरियल्स ही इन्हीं को सिर्फ एक्सपोर्ट करता था, और इंपोर्ट क्या करता था, फिनिश्ड गुड्स। वो भी फिनिश्ड गुड्स कहाँ की थी, ब्रिटिश मेड फिनिश्ड गुड्स। तो इनको इंडिया इंपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल्स को, इंपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स को। सरप्राइजिंगली इंडियाज एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड हर इंपोर्ट्स, यानी कि सरप्लस हुआ। तो लगता तो ऐसा है कि जो कंडीशन उस टाइम इंडिया की थी, जो ब्रिटिश ने जो यहाँ पे वो क्या कहते हैं हम उसको, टैरिफ पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट की थी, उसकी वजह से जो बैकवर्डनेस आई थी इंडियन फॉरेन ट्रेड में, उससे लगता ये है कि इंडिया का डेफिसिट होना चाहिए था। डेफिसिट मतलब इनके इंपोर्ट्स शुड हैव बीन ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। लेकिन हुआ यूं कि एक्सपोर्ट्स इंडिया की ज़्यादा हो गई इंपोर्ट से, तो यानी कि इनका ट्रेड सरप्लस हुआ। वो अगरचे वो रॉ मटेरियल्स का ही एक्सपोर्ट था, लेकिन सरप्लस थोड़ा सा हुआ इनको, इंडिया को, ठीक है ना। तो
इससे, लेकिन अब जो रेवेन्यू मिला, इससे सरप्लस हुआ इंडिया को ट्रेड में, इससे रेवेन्यू जो मिला उसको भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किया, बल्कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया? टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड वॉर एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो उनकी गवर्नमेंट को इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते थे, उनको कवर करने के लिए इंडिया ने, ब्रिटिश ने, जो इंडिया का सरप्लस हुआ उससे जो रेवेन्यू मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उससे उसको भी यूज़ किया गया किस चीज़ के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। और जो ब्रिटेन बाकी कंट्रीज़ के साथ जंगें लड़ रहा था, उनमें जो कॉस्ट एक्सपेंसेस आते थे उनको कवर करने के लिए भी इंडिया का ही सरप्लस यूज़ किया गया। सो दिस वाज अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इससे ये एक ड्रेन ऑफ वेल्थ इसको कहते हैं, ठीक है। इंडिया की वेल्थ को ड्रेन किया गया, इंडिया की वेल्थ को एक तरीके से चुराया गया और उसको यूज़ किया गया ब्रिटिश पर्पजेस के लिए, नॉट फॉर द डेवलपमेंटल पर्पजेस ऑफ इंडिया, ठीक। तो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। ओके, सो फॉरेन ट्रेड भी हमने अब देख लिया। अब देखते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्या सिनेरियो था? देखिए, बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेर हाई, ठीक है ना, बोथ। ये जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों कितनी थी? हाई थी। ये जो बर्थ रेट थी दिस वाज 48 पर 1000, और जो डेथ रेट थी दैट वाज 40 पर 1000। यानी कि अगर 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, उनमें से डेथ कितनों की होती थी? 40% की। बर्थ कितनों की? 48% की। तो दोनों हाई थी, 48 और 40 जो रेट है ये बहुत हाई मानी जाती है। अब हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इससे क्या मतलब निकलता है? इसका होना क्या इम्प्लाई करता है? इट इम्प्लाइड लो सर्वाइवल रेट नियरली 8 पर 1000। इससे हमें यह पता चलता है कि जो सर्वाइवल रेट थी वो क्या थी? 8 पर 1000। यानी कि अगर देखो, बर्थ भी बहुत ज़्यादा थी, बर्थ रेट, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी, बचते कितने थे? सिर्फ 8 लोग बचते थे पर 1000, ठीक है। सो ये दिस वाज द कंडीशन ऑफ, ये क्यों, मतलब आपको क्या लगता है कि जो बर्थ रेट ज़्यादा थी और डेथ रेट भी ज़्यादा थी, ये एक तो पॉवर्टी थी, दूसरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की जो नॉन अवेलेबिलिटी हम कह सकते हैं थी, इस वजह से जो ये दोनों रेट्स थी ये बहुत ज़्यादा थी। तो ठीक, अब देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 1 ईयर। जो जब एक बच्चे की बर्थ होती है, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर मर जाए, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक। दिस वाज वेरी हाई, ये भी बहुत हाई थी, अबाउट 218 पर 1000। 218 पर 1000, यानी कि अगर जो 1000 बच्चे थे इनकी बर्थ होती थी तो 2018 यानी कि 218 जो थे वो मर जाते थे इनमें से, ठीक है। सो हेल्थ केयर फैसिलिटी वाज, जो मैटरनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी वो भी अप टू द मार्क नहीं थी, बहुत वीक थी वो भी। तो अगर हम आज की बात करें, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर हम 2019 के डेटा की बात करेंगे, सो दिस इज़ 30 पर 1000। अब देखिए कितना डिफरेंस है, तब कितना था? 218 पर 1000, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे दिस इज 30 पर 1000। तो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। सो ये हमें क्या शो करता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, और एफर्ट्स जारी हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको इससे भी कम किया जाए, ठीक। सो दिस वाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन। एक इंसान की एवरेज लाइफ कितनी होगी उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये कितना था? दिस वाज 32। यानी कि एक इंसान की एवरेज लाइफ कितनी थी? सिर्फ 32 ईयर्स। तो देखो कितनी कम थी ये। इट वाज ओइंग टू लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। यहाँ भी रीज़न जो था वो लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ था, लैक ऑफ अवेयरनेस था, और लैक ऑफ मीन्स फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी। एक तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी, दूसरा लोगों के पास ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तीसरा क्या था? लैक ऑफ मीन्स फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अगर कुछ गिनी चुनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी भी कंट्री में, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं थी एक आम इंसान के लिए, ना तो उसके पास रिसोर्सेज थे, ना ज़्यादा एक्सेस था। सो दिस वाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर हम आज की बात करेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है आज? परहैप्स इट्स नियरली 70 ईयर्स, ठीक।
आज एक एवरेज इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 70 ईयर्स। तब कितनी थी? 32। सो देखिए डिफरेंस कितनी है। सो इसके बाद हम देखते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट कितनी थी? लिटरेसी रेट इट वाज नियरली 16%। 16, सिर्फ 100 में से सिर्फ 16% 16 पीपल ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। फीमेल लिटरेसी वाज ओनली 7%। इसमें भी देखिए आप जेंडर डिस्पैरिटी कितनी थी कि फीमेल्स का सिर्फ इतना था, 7% था लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे हम जेंडर बायस भी, उसका भी फैक्टर देखते हैं। सो ये था डेमोग्राफिक प्रोफाइल। क्या देखा आपने इसमें? बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई थी, ठीक। अब इससे क्या होता है, जब बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई होती है ना, उससे पॉपुलेशन का जो जो पॉपुलेशन उस रेट से इंक्रीज नहीं होती है। मॉडेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन ग्रो होती थी बट द रेट ऑफ ग्रोथ वाज नॉट दैट मच, क्योंकि पैदा भी बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन मरते भी बहुत ज़्यादा थे। सो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा थी नहीं। ओके, सो दिस वाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब लोग किस सेक्टर में कितना काम करते थे और किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। देखिए, देखते हैं पहले प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में हमारा आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिशरीज एट्सेट्रा। तो इसका कितना शेयर था जीडीपी में? अगर हम 1951 की बात करें, क्योंकि डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज ऑफ 1951, तो उस टाइम जो एग्रीकल्चर का शेयर था जीडीपी में दैट वाज 72.7%। तो देखो कितना ह्यूज था ये जो शेयर था एग्रीकल्चर का जीडीपी में। अगर 2021 की बात आप करेंगे इट इज़ ओनली 20.19। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर का शेयर कम हुआ फ्रॉम 72 टू 20, ठीक। तो जब एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है, डेवलप होती है, तो उसका शेयर, उसमें जो प्राइमरी सेक्टर का शेयर है वो धीरे 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 कम होता है और जो सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर है इनके शेयर्स बढ़ने लगते हैं, ठीक। ये एक साइन होता है कि एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है। अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था उसका कितना शेयर था? उसका 1951 में 10%, 10.1% शेयर था। जबकि 2021 की बात करें तो 25.92% है इसका शेयर जीडीपी में। तो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। उस टाइम ज़्यादा कम था सेकेंडरी सेक्टर का शेयर, 2021 में इतना है। अब टेरिटरी सेक्टर की बात करें, इसमें आता है हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। 1951 की बात करें तो 17.2% इतना शेयर था सर्विस सेक्टर का या टेरिटरी सेक्टर का। अब 2021 में देखो कितना शेयर है, इट इज़ 53.89। तो प्रेजेंटली जो इंडियन इकोनॉमी में जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर किस चीज़ का है? सर्विस सेक्टर का। किस सेक्टर का है? सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा शेयर है इंडिया की जीडीपी में। ओके, एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ अबाउट 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अच्छा, दिस पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर जो है ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था 72.7% लोगों का। 72% यहाँ भी इसका शेयर भी था इतना जीडीपी में। और वर्किंग पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे, जो लोग काम करते थे उनमें से 72.7% लोग किस सेक्टर में काम करते थे? एग्रीकल्चरल सेक्टर में, क्योंकि जो अल्टरनेटिव्स थे लाइक इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे उस टाइम। तो एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा लोग डिपेंड करते थे फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट। Barely 9% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। सिर्फ 9% जो पॉपुलेशन थी वो काम करती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो ज़्यादा डिपेंडेंट किस चीज़ पे थे डिपेंड लोग? वो थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए दूसरा क्या चीज़ था? अनबैलेंस्ड ग्रोथ। द ग्रोथ वाज नॉट बैलेंस्ड। जो डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ थी वो बैलेंस्ड नहीं थी, इक्वल नहीं थी। एक सेक्टर एक रेट पे ग्रो कर रहा था, दूसरा सेक्टर दूसरे रेट पे ग्रो कर रहा था। देयर वाज रीजनल वेरिएशन एज वेल, ठीक। रीजन, डिफरेंट रीजन्स भी इक्वली नहीं ग्रो कर रहे थे। रीजनल डिस्पैरिटी भी थी। एक रीजन एक स्पीड पे ग्रो कर रहा था, दूसरा दूसरी स्पीड पे। इनके बीच में भी डिस्पैरिटी थी। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा एंड
राजस्थान एंड पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, ये जो 3 स्टेट्स हैं, दे शोड इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर। ये जो रीजन्स थे, ये ज़्यादातर किस चीज़ पे डिपेंड थे? प्राइमरी सेक्टर पे, यानी एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड जो सेक्टर्स हैं उन पे डिपेंड थे फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट। वाइल एज ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी, महाराष्ट्र एंड बंगाल, दे शोड अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टेरिटरी सेक्टर्स। ये जो 3 मद्रास प्रेसिडेंसी, महाराष्ट्र एंड बंगाल है, ये रीजन जो है इसने एक शिफ्ट दिखाया किसकी तरफ? सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर की तरफ फ्रॉम प्राइमरी। ये भी पहले प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने शिफ्ट किया थोड़ा सा किसकी तरफ? सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स। इन रीजन्स ने इसलिए किया क्योंकि ये उस टाइम हब थे, जो ट्रेड वगैरह होता था, ये जो रीजन्स थे ये उस चीज़ के हब थे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई थी। सो दिस वाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आपने, हाँ देखिए, हाँ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा? इसमें आपने देखा कि शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, किस सेक्टर का कितना शेयर था, तो किसका ज़्यादा शेयर था? सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर का। उसके बाद किसका था? टेरिटरी सेक्टर का। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का। अगर आज की बात करें, सबसे ज़्यादा किसका है? सर्विस सेक्टर का। उसके बाद सेकेंडरी का, और लास्ट पे एग्रीकल्चर। आज लास्ट पे एग्रीकल्चर का शेयर है। तब का जब 1951 की बात करेंगे, तब अगर हम देखेंगे ये टॉप पे था, प्राइमरी सेक्टर टॉप पे था, सो सबसे ज़्यादा शेयर उस टाइम एग्रीकल्चर का ही था। दूसरी चीज़ आपने देखी, हाँ ये जो शेयर था, उसके बाद देखा एग्रीकल्चर वाज प्राइम सोर्स ऑफ दिस ऑक्यूपेशन एज वेल। उसके बाद देखा आपने जो वर्किंग पॉपुलेशन थी कितनी कम थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और बैलेंस्ड ग्रोथ भी नहीं थी, ग्रोथ भी अनबैलेंस्ड थी डिफरेंट सेक्टर्स में भी और डिफरेंट रीजन्स में भी। सो दिस वाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हाँ, इसमें थोड़ा और देखते हैं। सो द ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन गिव्स अ डिसअपॉइंटिंग पिक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी सिंस बल्क ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर along with the fact that agriculture was merely a means of subsistence। देखिए, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमने देखा कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर का कितना शेयर था जीडीपी में, ये एक डिसअपॉइंटिंग पिक्चर हमें दिखाती है इंडियन इकोनॉमी की। डिसअपॉइंटिंग क्यों? हमें पता था कि एग्रीकल्चरल, ये भी हमें पता है कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी उस टाइम, वो भी ज़्यादा नहीं थी। उतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे लोग जितना कि उनको अपनी सब्सिस्टेंस के लिए काफ़ी था। अपने जो खुद वो खाते थे, खुद कंज्यूम करते थे, उतना ही उनको कोई सरप्लस नहीं निकलता था लैंड से, जिसको वो बाज़ार में भेजते या एक्सपोर्ट करते। सिर्फ अपना क्या कहते हैं हम इसको, 2 वक़्त की रोटी थी, उसको ये पूरा कर पाते थे, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उस चीज़ से। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंगेज्ड थी, और यहाँ से एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। अब इससे क्या हुआ? इसका नतीजा ये निकला कि पोवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इंडिया में उस टाइम। ठीक, द पोवर्टी ऑफ मासेस वाज सच The poverty of masses was such that they suffered hunger and starvation। तो पोवर्टी का एक्सटेंट इतना था, इतनी इंटेंस थी पोवर्टी उस टाइम, जो लोग थे दे सफर्ड हंगर, भूखे रह गए लोग। ठीक, एंड स्टारवेशन, दे फेस्ड ऑल्सो स्टारवेशन। कभी कभी भूख इतनी बढ़ गई कि लोग फाकों से मर गए। तो इस लेवल की आप देखिए पोवर्टी थी। दिस वाज ड्यू टू, एक तो प्रोडक्टिविटी लो थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, दूसरा जो मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन था दैट वाज आल्सो एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इस वजह से पोवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस टाइम। ओके, अब देखा हमने जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो कैसा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इट रेफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज, लाइक जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपके, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग, पावर, एनर्जी सेक्टर है, इनको हम बोलते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक कंट्री का। एज वेल एज एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल चेंज के एलिमेंट्स भी आते हैं, लाइक ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज विच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, डेवलप्ड होगा, उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्री कंडीशन टू द इकोनॉमिक, सोशल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री।
जितना डेवलप्ड, मैंने बोला आपको जैसे पहले ही कि जितना डेवलप्ड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, दिस इज अ प्री कंडीशन, ये एक प्री कंडीशन है आपकी डेवलपमेंट की। जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तब तक आप जो डेवलपमेंट की पाथ है उस पर नहीं चल सकते, या चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या वो सोशल डेवलपमेंट हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप्ड होना, अच्छा होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। उसके बाद देखिए, अंडर द ब्रिटिश रूल देयर वाज सम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ब्रिटिश रूल में क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी उस टाइम इन द सेक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। रेलवे वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू। सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट किस सेक्टर में हुई, वो ट्रांसपोर्टेशन का एक सेक्टर था, दैट वाज रेलवेज। इसमें अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम। डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ ऑल्सो टुक प्लेस बिसाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। डेवलपमेंट जो पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ थी, इनका भी डेवलपमेंट दैट ऑल्सो टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक, पोस्ट टेलीग्राफ, ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, इनमें भी डेवलपमेंट कुछ कुछ हुई उस टाइम। और उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ सम पोर्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सम रोड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ से पोर्ट्स एंड जो रोड्स एंड पोर्ट्स थे, इनमें भी डेवलपमेंट हुई उस टाइम। ठीक, बट द अंडरलाइंग मोटिव वाज सिंपली टू फोस्टर द कॉलोनियल इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश रादर देन टू एक्सेलरेट द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इसका मकसद क्या था, मोटिव क्या था? अब ब्रिटिश ने इतना रहम क्यों खाया कि ब्रिटिश ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डेवलपमेंट्स की, लाइक ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट्स की। उसमें भी उनका एक मतलब यही था कि वो अपनी ग्रोथ प्रोसेस को उससे एक्सेलरेट करना चाहते थे, ना कि इंडियन इकोनॉमी के लिए उन्होंने कुछ किया। ठीक, उनका मोटिव था कि अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ किया जाए। उस वजह से उन्होंने रेलवे सेक्टर भी उनके यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बोला, वो इनके यहाँ पे काम आया। कम्युनिकेशन भी अपने ही काम के लिए उन्होंने यहाँ पे डेवलप किया। सो इसमें कोई इंडियन जो ग्रोथ प्रोसेस है उसका कोई मोटिव नहीं था। Railways were developed to transport finished goods from Britain to the interiors of India to widen the size of market. अब रेलवे क्यों डेवलप की गई, इससे क्या फायदा मिला ब्रिटिश को? जो ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स थे, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के जो फिनिश्ड गुड्स थे, जो इंडिया इंपोर्ट करता था फ्रॉम ब्रिटेन, उनको यहाँ पे मार्केट एक्सेस मिला ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे सेक्टर। ठीक है ना, उससे इनका जो मार्केट है वो वाइडन हुआ, क्योंकि उनका जो गुड्स थे वो कंट्री के इंटीरियर्स में पहुंचे ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे सेक्टर। रोड्स क्यों डेवलप की गई? रोड्स वे डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। अब रोड्स क्यों डेवलप की गई, इसके पीछे क्या मकसद था कि जो रॉ मटेरियल था इंडिया का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो रॉ मटेरियल बनता था उसको ट्रांसपोर्ट करना कहाँ? पोर्ट्स, जहाँ से इसको फिर एक्सपोर्ट किया जाता था टू ब्रिटेन। पोर्ट्स वेयर डेवलप्ड, पोर्ट्स क्यों डेवलप की गई? टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन रिटर्न। अब पोर्ट्स क्यों डेवलप की गई? इसका क्या मोटिव था कि जो एक्सपोर्ट था इंडिया का रॉ मटेरियल, उसका एक्सपोर्ट जो था वो थ्रू पोर्ट्स किया जाए। ठीक, एंड जो इंपोर्ट है फिनिश्ड गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन में बनते थे और जिनको फिर इंडिया इंपोर्ट करता था, उनको भी थ्रू पोर्ट्स ही लाना। तो दिस वाज मोटिव बिहाइंड पोर्ट्स। Posts and telegraph. In communication, we had this posts and telegraph. They were developed to enhance administrative efficiency. अब जो ब्रिटिश की यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स थे, इनको भी डेवलप किया गया, ताकि ये जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे ब्रिटिश के यहाँ पे, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए। उस चीज़ के लिए पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स को भी डेवलप किया गया। सो आप ओवरऑल देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई, इसमें ब्रिटिश का अपना मोटिव था, इसमें कोई इंडिया की डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं थी। सो दिस वाज अबाउट, सो यहाँ पे हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सिनेरियो था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इससे हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक, सो इंडियन इकोनॉमी का जो टॉपिक नंबर जो फर्स्ट है ये वाला, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। ठीक, तो अब हम
आगे देखते हैं बाकी टॉपिक्स। थोड़ा सा मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। हाँ, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि आप बताइए जो ऑर्डर था डिफरेंट सेक्टर्स का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या इन 1951, वो डिफरेंट सेक्टर्स का आप हमें ऑर्डर बताइए कि किस ऑर्डर में शेयर था शेयर था जीडीपी में। ठीक है, आपको ऑप्शंस इस तरीके के हो सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर शेयर वाज ग्रेटर देन टेरिशरी सेक्टर्स, एग्री क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी सेक्टर वाज ग्रेटर देन द शेयर ऑफ टेरिशरी सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है आपका प्राइमरी सेक्टर का शेयर इट वाज ग्रेटर देन द शेयर ऑफ टेरिशरी सेक्टर, टेरिशरी यानी कि सर्विस सेक्टर वाज ग्रेटर देन, ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सॉरी, प्राइमरी वाज ग्रेटर देन इंडस्ट्रियल वाज ग्रेटर देन tertiary sector, yeah, the share of primary sector was greater than the share of tertiary sector was greater than the share of secondary sector या industrial sector। similarly सी पार्ट हो सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर ग्रेटर देन था प्राइमरी से ग्रेटर देन था दिस। तो इस तरीके के आपके ऑप्शंस बन सकते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए क्वेश्चंस बनाने के, इट विल हेल्प यू। तो बाकी वी आर डन विद टॉपिक नंबर फर्स्ट। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बाकी जो देखते हैं बाकी टॉपिक्स उनको डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।